हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम हिस्ट्री के मॉडर्न एज वाले चैप्टर को आज हम करेंगे। उससे पहले हमने आपका 16 मार्च जनपदास राइज ऑफ मगध आपका पढ़ा था। इसके अलावा हम बुद्धिज्म जैनिज्म पर भी लेक्चर कर चुके हैं। आज हम करेंगे मॉडर्न एज। और एक वास्ट एम्पायर आपका स्टैब्लिश हुआ था आपके ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसको हम मगध का नाम आपका देते थे। वैसे मगध पहले से ही आपका काफी स्ट्रांग आपका एम्पायर था। मगध को रेगुलरली टाइम इंटरवल्स पे अच्छे रूलर्स आपके मिलते रहे जिन्होंने मगध को कंसोलिडेट आपका किया था और साथ के साथ उसकी पावर को भी क्या कहता आपका एक्सपैंड किया था। अगर हम मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके द्वारा ध्यान रखेंगे कि जो डायनेस्टीज जिन्होंने मगध पे रूल किया, इसमें सबसे पहले थी हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी का जो रियल फाउंडर माना जाता है वो था आपका बिंदुसार। ठीक है, हर्यक के बाद आपका रूल हुआ शुरू शिशुनाग डायनेस्टी का। शिशुनाग इसका फाउंडर माना जाता है। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आपके आए नंद डायनेस्टी, और नंदों के बाद शुरू हुई आपकी मौर्यन एज, मौर्य डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी का जो एंड किया था वो किसने किया था? आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 322 में। और ऐसे में या इस तरह ओवरथ्रो करने में, आपके नंदों को ओवरथ्रो करने में इंपॉर्टेंट पार्ट किसने प्ले किया था? आपका चाणक्य ने प्ले किया था। चाणक्य ने हेल्प की थी। चाणक्य की हेल्प से ही जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने क्या किया था? आपके नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था। हम देखते हैं कि उसने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विद वास्ट ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के तहत एक सरकार की आपकी स्थापना की थी, जिसमें क्या थे? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, यानी कि सेंट्रल कंट्रोल आपका ज्यादा था, और जिसमें काफी सारे क्या थे? आपके पदाधिकारी थे। हम पढ़ते हैं जो अधिकारी हैं उनको तीरथ कहा गया है। ठीक है, तीरथ उनको कहा गया था जो अधिकारी आपके हुआ करते थे। ठीक है, मॉडर्न एज की बात हम आपके चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करें तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसको जो ग्रीक आपके टेक्स्ट हैं, ग्रीक जो आपके टेक्स्ट हैं अगर हम उसकी बात करें तो इसको सेंडोक्रोटस कहा गया है। सेंडोक्रोटस का नाम आपका दिया गया है। सेंडोक्रोटस का नाम इसलिए दिया गया है बच्चों कि आप ये देखें कि यहां पर था बैक्ट्रिया राज्य। ठीक है, बैक्ट्रिया का राज्य था यहां पर। बैक्ट्रिया किंगडम था यहां पर, और इस किंगडम का रूलर था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो था बच्चों ये आपका एमेजरी था। ठीक है, किसका एमेजरी था? आपके अलेक्जेंडर का एमेजरी था। अलेक्जेंडर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसने बैक्ट्रिया किंगडम को फाउंड आपका किया था। इस सेल्यूकस निकेटर ने अटैक किया था किस पे? मौर्य किंगडम पे। और इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी आपकी हुई थी। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुई थी? आपकी एक ट्रीटी आपकी हुई थी। इस ट्रीटी में हम ये देखते हैं, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी आपकी हुई थी, और ट्रीटी में ये देखते हैं कि सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को डिफीट किया था। और सेल्यूकस निकेटर को डिफीट करने के बाद इन दोनों के बीच में आपकी एक ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? अपनी बेटी की शादी किसके साथ की थी? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी की शादी आपकी की थी। इसकी बेटी का नाम था आपका हेलेना। ठीक है, इसकी बेटी का नाम क्या था? आपका हेलेना था इसकी बेटी का नाम। ठीक है, और इसने सेल्यूकस निकेटर को आपके अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी थी किसके साथ? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के साथ शादी करनी पड़ी थी अपनी बेटी की। इस ट्रीटी के तहत तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार के स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को आपके दिए थे। जो ग्रीक आपके टेक्स्ट हैं, मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो डिस्क्रिप्शन है वो ग्रीक टेक्स्ट में हमको क्यों देखने को मिलती है, और ग्रीक टेक्स्ट में इसको सेंडोक्रोटस क्यों कहा गया है? इसको सेंडोक्रोटस इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑब्वियसली इसके जो रिलेशंस थे आपके किसके साथ थे? आपके ग्रीक जो आपके लेटर किंगडम्स थे उनके साथ इसके रिलेशन आपके थे। इसके साथ साथ
सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत भी भेजा था जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी थी जिसके नाम है इंडिका। ठीक है। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई ग्रीक जो टेक्स्ट है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का डिस्क्रिप्शन क्यों आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के इंडो ग्रीक्स और ग्रीक्स जो थे उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे। हेलेनिस्टिक्स जो आपके थे किंगडम्स थे उनके साथ इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट थे। बैक्टीरिया जो आपका एक किंगडम था जिसको सेल्यूकस निकेटर ने एस्टैब्लिश किया था। सेल्यूकस निकेटर जो था बच्चों ये आपका अलेक्जेंडर का सेनापति आपका हुआ करता था, जिसको बैक्टीरिया का किंगडम आपका दिया था किसने, आपके अलेक्जेंडर ने। ठीक है। और बैक्टीरिया के इस राजा ने अटैक किया था किस पर, आपके चंद्रगुप्त मौर्य पर। चंद्रगुप्त मौर्य को डिफीट किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था किसको, आपके सेल्यूकस निकेटर को। इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी, एक ट्रीटी हुई थी। संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह किससे किया था, आपके चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप आपके दिए थे। ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि जो आपके ग्रीक टेक्स्ट हैं उनमें लगातार चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे शासकों का विवरण हमें देखने को मिलता है, क्योंकि एक संबंध आपका स्थापित हुआ था और लगातार भारत में ग्रीक जो आपके दूत वगैरह हैं ये घूमने फिरने के लिए आपके आते रहते थे। ठीक है। सो कन्वर्टेड टू जैनिज्म लेटर इन लाइफ एंड एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन बिंदुसार। ठीक है। अपने जीवन के अंत समय में ये इसने जैन धर्म आपका धारण किया था। हमने इसको जैनिज्म वाले पार्ट में आपका कवर किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अपने जीवन के अंतिम सालों में क्या बना था, आपका जैन मुनि आपका बना था। और उसने जैन पद्धति से ही अपने प्राणों का त्याग किया था। जैनों में प्राण त्यागने की एक पद्धति होती है जिसको सरलेखना कहते हैं। सरलेखना जो आपका प्रोसेस होता है इसमें जो व्यक्ति है ये फास्ट अंटिल डेथ करता है। ठीक है। मतलब ये भूखा रहकर अपना प्राण त्याग देता है। ठीक है। तो उसी तरीके से आपके प्राण किसने त्यागे थे, आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। कहां पर, श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है। और श्रवण बेलगोला किसके साथ गया था, ये भद्रबाहु के साथ गया था। भद्रबाहु एक जैन मुनि थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को आपका जैन धर्म में दीक्षा आपकी दी थी, साथ के साथ संलेखना विधि से प्राण त्यागने में इनकी हेल्प भी की थी। ठीक है। कोटले ने अर्थशास्त्र आपका लिखा है। अर्थशास्त्र एक पॉलिटिकल, अर्थशास्त्र जो है एक पॉलिटिकल टेक्स्ट है जो स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात करता है, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है, मिलिट्री स्ट्रेटजी के बारे में बात करता है, एस्पिनाज के बारे में बात करता है और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। ठीक है। एम्फसाइजेज अ सेंट्रलाइज्ड मोनार्की एंड रियल पॉलिटिक। ठीक है। हम ये देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो किस पर बात करता है, एक सेंट्रलाइज्ड मोनार्की के बारे में बात करता है और एक पॉलिटिकल टेक्स्ट है। एडवोकेट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल विद वाइल मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। अर्थशास्त्र में यह भी कहा गया है, अर्थशास्त्र इस बारे में भी बात करता है कि किस तरह लोगों का कल्याण जरूरी है, साथ के साथ उन पर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी क्या है आपका जरूरी है। ठीक है। उसका बाद हम देखते हैं बिंदुसार आपका शासक बना, चंद्रगुप्त मौर्य का शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था आपका बिंदुसार। इसको अमित्र चेटस या अमित्र घात कहा गया है। ग्रीक जो आपके ग्रंथ हैं उस ग्रीक ग्रंथों में इसको अमित्रोचेटस का नाम आपका दिया गया है। जैसे मैंने कहा कि आपके जो ग्रीक जो आपके लोग हैं वो आपके आते रहते थे मगध के दरबार में। एक आपका जो दास था वो भी मगध के दरबार में आपका रहा करता था। तो बिंदुसार ने 297 से लेके 273 बीसी तक आपका रूल किया है। ये चंद्रगुप्त के आपके बेटे थे और अशोक के पिता थे। ठीक है। मेंटेन वास्ट एम्पायर एंड हैड कोऑर्डिनेट रिलेशन विद द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है। इनका काफी बड़ा साम्राज्य था जैसा आप देख सकते हो। देखो ये सेल्यूसिड एम्पायर जो है ये सीरिया में है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। ये इनकी माता का एम्पायर था ग्रीको बैक्टीरियन, जो बैक्टीरिया एम्पायर की मैंने अभी बात की थी। ठीक है। देखो ये कहा जाता है कि बिंदुसार को ना इंटेलेक्चुअल्स का बहुत शौक था। इंटेलेक्चुअल आपके ज्ञानी पुरुष हुआ करते थे, उनकी संगत में उसको बैठना बहुत अच्छा लगता था, उनके साथ बातचीत करना उसको बहुत अच्छा आपका लगता था। तो आप ये देखें जो बिंदुसार का दरबार था वो जो मगध था या जो पाटलिपुत्र था ये आपका सेंटर बनता है किसका, आर्ट का। क्योंकि दूर दूर से विद्वान जो थे, दूर दूर से इंटेलेक्चुअल्स जो थे पाटलिपुत्र में आते थे, बिंदुसार के दरबार में आपका आया करते थे। ठीक है। सो ऐसे ही सेल्यूसिड जो अंपायर है सीरिया में एक विद्वान रहता था डायमेकस।
डायमेकस। और ऐसे ही यहाँ इजिप्ट में भी विद्वान रहा करता था। इजिप्ट के विद्वान का नाम था डेनिशियस। ठीक है, ये अब देखो बहुत सारे ग्रीको बैक्टीरियन से जो व्यक्ति घूमने आता था वो इस रास्ते होकर पाटलिपुत्र पहुंचता था। अब इस रास्ते पाटलिपुत्र होकर पहुंचता था तो वो बिंदुसार के सामने डायमेकस की बहुत तारीफ किया करता था। वो कहता था कि भाई सीरिया में एक बहुत बड़ा विद्वान है, सेल्यूसिड जो आपका एम्पायर है सीरिया में, यहाँ पे एक बहुत बड़ा विद्वान है जिसका नाम क्या है, आपका डायमेकस है, और उससे आपको जरूर मिलना चाहिए एक बार। तो बिंदुसार ने जो सेल्यूसिड एम्पायर है, ठीक है, सेल्यूसिड एम्पायर का इस समय शासक हुआ करता था एंटियोकस। ठीक है, सेल्यूसिड एम्पायर का इस समय जो रूलर हुआ करता था उसका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस को एक चिट्ठी आपकी लिखी और बोला कि भाई कुछ चीजों की डिमांड की, जैसे ड्राई फिग्स की डिमांड की, वाइन की डिमांड की, हर्ब्स की डिमांड की, और मांगा एक इंटेलेक्चुअल। इन सब की डिमांड की थी किससे, एंटियोकस से, और बदले में उसको बहुत सारे जेम्स वगैरह भी आपके उपहार स्वरूप आपके भेजे थे। किसने, आपके बिंदुसार ने। सो एंटियोकस ने ये सारी चीजें आपकी पहुंचा दी, ट्राइफिक्स, वाइन, हब्स भी पहुंचा दी, लेकिन इंटेलेक्चुअल आपका नहीं दिया। उसके बाद आप देखो कि बिंदुसार ने तक्षशिला से आगे आर्या तक अपना, गजरोसिया तक अपना एम्पायर फैलाया, तो इसको डर लग गया कि कहीं अब ये आगे बढ़ते बढ़ते बिंदुसार मेरे ही साम्राज्य पर ना आए, इसलिए डायमेकस कहाँ पहुंचता है, आपका पाटलिपुत्र पहुंचता है। उसी तरह जो डेनिशियस था वो इजिप्ट में रहने वाला एक विद्वान था। इजिप्ट का इस समय जो रूलर था उसका नाम था फिलेडेल्फस टॉलमी। ठीक है, जो विद्वान था कहां का, इजिप्ट का, उसका नाम था डेनिशियस, और इजिप्ट का शासक कौन था उस समय, फिलाडेल्फस टॉलमी था। तो डेनिशियस भी कहां पर आया था, आपके बिंदुसार के दरबार में आपका आया। तो जैसे मैंने कहा कि बिंदुसार को इंटेलेक्चुअल्स का बहुत शौक था, इसको विद्वानों के साथ बैठना बहुत अच्छा आपका लगता था, और इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान टाइम टू टाइम आपके आते रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखें इसने आजीवक संप्रदाय को आश्रय आपका दिया था। आजीवक एक संप्रदाय हुआ करता था बुद्धिज्म जैनिज्म की तरह, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट या ऑपोजिट हुआ करता था। ठीक है, हम इसके किसी भी युद्ध के बारे में जानकारी नहीं मिलती है हमें, परंतु हमें इतना समझ में आता है कि इसका एक बहुत बड़ा आपका किंगडम था, जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि इसने अपने किंगडम को कंसोलिडेट आपका रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अशोका। अशोक जो था ये आपका बेटा था किसका, आपके बिंदुसार का। ठीक है, अशोक जो था बच्चों शासक बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, एग्जैक्ट शासक बनने से पहले ये कहाँ का गवर्नर था, आपके उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है, कौन, अशोक। ठीक है, कौन था ये, उज्जैन का गवर्नर हुआ करता था शासक बनने से पहले, और उससे पहले इसको तक्षशिला का गवर्नर भी आपका बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था इसको, तक्षशिला गवर्नर भी आपका बनाया गया था। ठीक है, बिंदुसार ने सबसे पहले इसको उज्जैन का गवर्नर अपॉइंट किया था, उसके बाद तक्षशिला में अपने जो उसका दूसरा बेटा है बिंदुसार का, सुशीम, उसको रूलर आपका बनाया था। जब तक्षशिला में विद्रोह आपका हुआ तो सुशीम इस विद्रोह को दबाने में क्या रहा, असफल रहा। जब सुशीम असफल रहा तो उसने उज्जैन में अशोक से कहा कि आप तक्षशिला में जाएंगे। तो उज्जैन से तक्षशिला में जाकर अशोक ने क्या किया था, विद्रोह को आपका दबाया था। उसके बाद दोबारा जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद उस समय जो बिंदुसार था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो बिंदुसार का जो उस समय मंत्री था राधागुप्त ने अशोक को लेटर भेजा कि आप तक्षशिला ना जाकर कहाँ आओ, वापस पाटलिपुत्र में आओ। और हुआ ये कि सुशीम जो था वो तक्षशिला में था। तक्षशिला में जो सुशीम को भेजा गया था बिंदुसार के द्वारा, बिंदुसार सुशीम को शासक बनाना चाहता था, ये कहा जाता है। लेकिन क्योंकि बिंदुसार का जो मंत्री था वो चाणक्य आपका रहा था, और चाणक्य को सक्सीड किया किसने, खलाटक ने। खलाटक के बाद किसने, राधागुप्त ने। तो चाणक्य ने खलाटक और राधागुप्त को ये कहा था कि अशोक सबसे सही व्यक्ति रहेगा बिंदुसार के बाद शासन सत्ता संभालने के लिए। तो खलाटक और उसके बाद राधागुप्त ने यह प्रयास किया कि अशोक ही क्या बने, आपका अगला रूलर बने। तो जब
तक्षशिला में दोबारा विद्रोह होता है, उस समय बिंदुसार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो बिंदुसार ने अशोक को पत्र भेजा, जो उस समय कहा था उज्जैन में। उसने कहा कि तक्षशिला जाओ और वहां से सुशीम को वापस भेज दो दरबार में। होता क्या कि राधागुप्त का खत उससे पहले कहा था अशोक के पास, और वो कहता है कि अशोक तुम तक्षशिला जाकर कहाँ जाओ, वापस पाटलिपुत्र आ जाओ, तुम्हारे पिता की तबीयत जो है खराब है। तो अशोक जो है पाटलिपुत्र आपका पहुंचता है। बिंदुसार की मृत्यु होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अशोक अपने आप को शासक घोषित कर देता है। ठीक है, अशोक को वैसे आप देखो, हमने पढ़ा कि बिंदुसार की डेथ कब हुई, 73 में, 73 या 272 कहते हैं, है ना। अब अशोक का टाइम पीरियड देखो कहां से है, 268 से लेके 232 तक। इसका मतलब यह है कि अशोक को 4 साल लगे हैं, 4 इयर्स तक उसने क्या किया, अपने खिलाफ सारे के सारे विद्रोहों को वो दबाता रहा। ये भी कहा जाता है, किताबें ये भी बोलती हैं कि अशोक ने 99 ब्रदर्स की डेथ की हत्या की थी, उसने अपने 99 भाइयों को मारा था, तभी वो क्या बना था, आपका शासक बना। तो इन 4 साल में उसने सुशीम वगैरह अपने सारे ब्रदर्स को मारकर 268 में क्या कराया, अपना कोरोनेशन आपका करवाया था। ठीक है, अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मॉडर्न एम्पायर, हिज एम्पायर कवर्ड फ्रॉम अफगानिस्तान टू बांग्लादेश। ठीक है, अशोक किंगडम काफी बड़ा था, उसने बहुत सारे फेमस वॉर्स आपके लड़े थे। कलिंग वॉर में एक वॉर हुआ था जो उसके शासन के 8वें वर्ष आपका हुआ था। ठीक है, और इसमें लगभग 1 लाख जो लोग थे उनकी मृत्यु आपकी हो गई, जिसको देखकर अशोक बहुत ज्यादा मूव हुआ और वो धीरे धीरे बुद्धिज्म की तरफ आपका बढ़ा। अगर ये बात की जाए कि बुद्धिज्म की दीक्षा किसने दी, तो उपेंद्र ने दी थी इसको बुद्धिज्म की शिक्षा। बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने का विचार कहां से आया, तो सुशीम का बेटा था निग्रोध। ये कहा जाता है कि कलिंग वॉर के बाद जो आपके अशोक थे वो थोड़े से विचलित थे, और एक बार वो टहल रहे थे सुबह के समय अपने आंगन या बरामदे में, तो उन्होंने निग्रोध का देखा, तो उन्होंने निग्रोध से पूछा, रोका, उसको पूछा कहाँ जा रहा है। तो निग्रोध ने कहा कि वो ऐसे से बौद्ध भिक्षु बन चुका है और बौद्ध विहार की तरफ आपका जा रहा है। तो वो पहला अटेम्प्ट था जहां से आपके अशोक के अंदर बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने की इच्छा आपकी जागृत हुई थी। ठीक है, उसके बाद अशोक ने अपनी धम्म पॉलिसी को शुरू किया। ठीक है, धम्म पॉलिसी जो थी एक तरीके से आपकी बुद्धिज्म की धम्म पॉलिसी भी है, जो किसके बारे में बात करती है, राइट लाइवलीहुड, राइट व्यू, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट इंटेंशन, राइट माइंडफुलनेस, राइट एक्शन और राइट स्पीच। ठीक है, ये क्या है आपके, इसको अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, 8 फोल्ड पाथ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अशोक के द्वारा धम्म महामात्रास की नियुक्ति की गई थी इस धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ये 8 फोल्ड पाथ है आपका बुद्धिज्म का, जो किसका आधार था, आपके अशोक के धम्म का आधार आपका बना था। इंस्क्रिप्शन, अशोकन एडिक्ट्स फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अशोक के जो एडिक्ट्स हैं वो पहला रिकॉर्ड मान लिया जाता है आपका इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, ये हर जगह पूरे सब कॉन्टिनेंट में आपके मिलते हैं, प्राकृत में भी मिलते हैं, ग्रीक में मिलते हैं, अरमाइक में भी आपके मिलते हैं। इनको डिवाइड किया जाता है मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स में। ठीक है, इन एडिक्ट्स से अशोक की जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है और बुद्धिज्म को प्रमोट करने का जो प्रयास है वो हमें दृष्टिगोचर आपका होता है। ठीक है, अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमी एंड आर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी थी। एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस रूल्ड बाय प्रिंसेस और गवर्नर्स। जो आपका एम्पायर था वो सारा का सारा प्रोविंसेस और प्रिंसेस और गवर्नर्स के द्वारा आपका रूल किया जाता था। स्पाइस भी आपके हुआ करते थे जो सीधे राजा को आपका खबर दिया करते थे। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टैक्स कलेक्शन, इरिगेशन एंड ट्रेड, ये सारे के सारे आपके सेंटर के द्वारा किए जाने वाले क्या थे, आपके काम थे। इकोनॉमी की हम बात करें तो एग्रेरियन इकोनॉमी थी, विद स्टेट कंट्रोल ओवर की रिसोर्सेज, टैक्सेस वर लिवाइड ऑन लैंड, ट्रेड एंड प्रोड्यूस। ठीक है, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, जो टैक्सेस थे वो लैंड पर, ट्रेड पर और प्रोड्यूस पर लगाए जाते थे। ट्रेड इस समय फ्लरिश हुआ कहां पर, आपके वेस्ट एशिया के साथ और हेलेनिस्टिक किंगडम्स के साथ। हेलेनिस्टिक किंगडम्स कौन से हो गए, वही सेल्यूसिड एम्पायर आपका हो गया, बैक्ट्रियन आपके हो गए, इजिप्ट आपका हो गया, ग्रीस आपका हो गया, ये सब हेलेनिस्टिक किंगडम्स थे। इसके साथ साथ पंच मार्क कॉइन्स भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आपके पंच मार्क कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ स्टेट स्पॉन्सर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड्स, रेस्ट हाउसेज वगैरह आपके हुआ करते थे, उनका भी प्रचलन हमें देखने को मिलता है। अगर हम आर्ट की बात करें तो
आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था वो खासकर मॉडर्न एज का किसके अंडर फ्लरिश हुआ है? अशोका के अंडर फ्लरिश हुआ है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये अशोकन पिलर है आपका सारनाथ का, यहीं से हमारा नेशनल एम्बलम आपका लिया गया है। पॉली स्टैंडस्टोन के पिलर बनाए जाते थे जिसके ऊपर एनिमल्स के चित्र आपके लगाए जाते थे। स्तूपास बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स फॉर रेलिक्स लाइक द वन एट सांची। तो स्तूप जो हुआ करते थे बच्चों, स्तूपों का निर्माण भी अशोक के द्वारा किया गया था। इनके अंदर बुद्धों के अवशेष रखे गए हैं या बुद्धा रेलिक्स आपके रखे जाते हैं। पॉलीस्टोन का इस्तेमाल हुआ है। रॉक कट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ है कहां पर? बाराबर की गुफाओं में। मौर्यास का डिक्लाइन कैसे हुआ? देखो भाई, रैपिड डिक्लाइन आफ्टर अशोकास डेथ, क्योंकि देखो मौर्यों ने अडॉप्ट कर ली थी अहिंसा की पॉलिसी, तो मतलब आप कोई वॉर नहीं होगा, कोई आपका किंगडम एक्सपेंशन आपका नहीं होगा। जो इतना बड़ा किंगडम था, कंसोलिडेटेड किंगडम था, वो धीरे धीरे आपका श्रिंक होता गया और अल्टीमेटली अशोक की डेथ के बाद मौर्य जो थे बहुत ज्यादा वीक हो गए। सक्सेसर बहुत ज्यादा वीक थे, इतना बड़ा एम्पायर कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल था। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच था, एक्सपेंसिव वेलफेयर प्रोग्राम्स, वीकेंड सेंट्रल कंट्रोल। देखो पहले से ही अशोकन एम्पायर में ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक था कि जितने भी वेलफेयर के प्रोग्राम है वो कौन चलाएगा? आपका सेंटर के द्वारा चलाए जाएंगे। लेकिन जब किंगडम का साइज छोटा होता गया और उसको रेवेन्यू आना कम हो गया तो ऑब्वियसली ये प्रोग्राम सब नहीं चल पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ मनी। ब्रेक अवे ऑफ प्रोविंसेस लाइक शुंगा डायनेस्टी इन मगधा, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि किंगडम आपका बढ़ गया और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम आपके खड़े हुए थे। लास्ट मौर्यन रूलर विरधता वाज असैसिनेटेड बाय पुष्यमित्र शुंग इन 185 BC। जो मौर्य वंश का लास्ट रूलर माना जाता है उसका नाम वृद्धर्थ था, ठीक है, वृद्धर्थ था उसका नाम, और उसकी हत्या किसने कर दी थी? उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, ठीक है। सो ये था आपका मौर्यन अंपायर। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के लिए। जय हिंद।